नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच छठी का भूगोल लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। छठा अध्याय है, इसका नाम है आपका पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जिसे हम पढ़ेंगे और इसमें जो प्रश्न बनेंगे उसे टिक भी लगाएंगे, अंडरलाइन करेंगे और हो सके तो आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि सी टैट अन्य किसी भी टैट में एसएसटी के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यहीं से प्रश्न आते हैं। छठा अध्याय है आपका पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जिसके बारे में हम अभी आपसे जिक्र भी किए हैं। तो देखते हैं कि क्या कहता है ये। आपने इसमें कुछ स्थलों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थलों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो ये कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। क्या आप जानते हैं में पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती हैं। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। यदि इस तरह का प्रश्न वहां पर आ जाएगा तो आप कैसे लगाएंगे टिक। तो इन्होंने कहा है कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। इसे आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसे याद रखेंगे। अगला है आपका कि 8000 मीटर, कितने 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों का नाम बताइए। अभी हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे पर्वत हैं उसके बारे में। तो हम वो चित्र अब देख लेते हैं जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया था। ये देखिए, इसमें जो है पर्वत, पठार, पर्वत श्रृंखलाएं जहां एक साथ कई सारे पर्वत होते हैं, झील, नदी, सहायक नदी, मैदान, वितरिका, वितरिका के बाद हेल्टा, उसके बाद नदी मुहाना, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप हो गया आपका, उसके बाद स्थल संधि तट, उसके बाद है समुद्र, उसके बाद है आपका जल संधि के द्वीप, और ये हो गया पहाड़ी। तो ये यही चित्र वो कह रहे थे देखने के लिए और अनुमान लगाने के लिए, पता लगाने के लिए। तो आपने देख लिया, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आगे हम जानते हैं कि दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल क्या कह रहा है कि दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया को पृथ्वी की सतह के टूट करके घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। इस प्रक्रिया को अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। यदि यहाँ से प्रश्न आएगा कि निक्षेपण के द्वारा क्या होता है, तो आप देख लीजिए, निक्षेपण के द्वारा क्या होता है, दोबारा से निर्माण होता है, और अपर्दन के द्वारा क्या होता है, टूट जाती है, घिस जाती है। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि आओ कुछ करके सीखें, उसके बारे में भी देख लेते हैं। कह रहे कि पर्वत बनाना, यदि हम बच्चों को बताएंगे कि आपको पर्वत बनाना है तो किस तरह से बनाएगा, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लीजिए आप। आपको बहुत मात्रा में कागज चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि कागजों को मेज पर रखिए। तीसरा कह रहे हैं कि कागजों को अपने हाथों से दोनों तरफ से दबाइए। और चौथा, कागज में मोड़ पड़ जाएंगे तथा वे एक चोटी की
वह चोटी की तरह ऊपर की ओर उठ जाएंगे। पांचवा है आपका, इस प्रकार आपने एक पर्वत बना लिया है। तो हमने यहाँ पर कैसे पर्वत बनाना है उसके बारे में इन्होंने दिखाया है। ये देखिए आपके सामने में दिखाया गया है। उसके बाद हम पर्वत के बारे में अब जानेंगे यहाँ पर कि पर्वत क्या कह रहा है। पर्वत जो कह रहा है कि पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। क्या है? प्राकृतिक ऊंचाई है। तो पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यदि इस तरह का प्रश्न आता है कि पर्वत, ऐसा प्रश्न आएगा कि जिसका शिखर छोटा हो और आधार चौड़ा हो उसे क्या कहते हैं? तो पर्वत कहते हैं। यह आसपास के क्षेत्र में से बहुत ही ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। अब यहाँ पर पहाड़ों के बारे में भी इन्होंने जिक्र कर दिया है कि कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो आपके किससे कह रहे हैं कि ऊंचाई में बादलों से भी ऊपर होते हैं। बहुत ही ये आश्चर्य की बात है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी हो जाती है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। मैं आपको पहले भी कहा है उसे क्या कहते हैं? तो श्रृंखला कहते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब एशिया की कौन सी है? हिमालय। यूरोप की कौन सी है? तो आल्प्स। दक्षिण अमेरिका की कौन सी है? तो एंडीज। इसे आप ध्यान रखेंगे। पर्वतों को ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वतों की ऊंचाई तथा आकार में क्या होती है? तो भिन्नता होती है। ये तो बिल्कुल सही है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। अब हम पर्वत कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। वलित पर्वत होते हैं, उसके बाद है आपका भ्रंशोत्थ पर्वत तथा तीसरा है आपका ज्वालामुखी पर्वत। तो सबसे पहले हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। कौन सी पर्वत है? वलित पर्वत, जिनकी सतह उभर खाबर तथा शिखर शंकाकार है। वो कौन सी पर्वत कहलाएगा? वलित पर्वत है जिनकी सतह उभर खाबर तथा शिखर शंकाकार है। इस बार के सीटेट में यह प्रश्न आया था। भारत की आरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। कौन सी? भारत की आरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। क्या हो गई है? घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। अब देखिए अमेरिका के कौन सी है? अपलेशियन। यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है। ये कहाँ का है? तो रूस का। रूस का है ये। एवं इनकी ऊंचाई कम है। क्या है? कम है। ये बहुत ही पुराने वलित पर्वत हैं। कहाँ कहाँ का बता दिया हमने आपको? एक तो रूस का बता दिया जिसका नाम है आपका यूराल, और उससे पहले मैंने अमेरिका का बता दिया जिसका नाम है आपका अपलेशियन। इसे भी आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। आप भी बड़ी सावधानी से ये करेंगे, इस चैप्टर को ध्यान रखेंगे। आगे है कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। अब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण कैसे होता है? जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वत, जैसे भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। तो ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड मतलब हास्ट क्या कहते हैं? ऊपर उठे हुए उत्खंड को हास्टर्ट क्या कहते हैं? हास्टर। तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका कहते हैं। उत्खंड और द्रोणिका आपको याद रखना है। इंग्लिश में इसे हास्ट कहते हैं, हास्ट। इसको भी ध्यान रखना है। और द्रोणिका भ्रंश को कहते हैं ग्रावेन। क्या कहते हैं? ग्रावेन।
इसे भी आप याद रखेंगे। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। किसके? यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। व्रंशोत पर्वत के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, उसी के लिए कह रहे हैं ये। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भूमि आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। तो हमने जो अभी पढ़ा है उसमें इन्होंने जो जो कहा है उसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पाठ के अंदर से ही प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, कहते हैं कि क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत, कौन सी? मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। किसका? एवरेस्ट शिखर से भी ज्यादा ऊंचाई वाला पर्वत कौन सा है आपका? तो यह है आपका मोनाकी पर्वत। इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ चित्र भी दिखा देता हूँ। इस चित्र को भी आप देख लीजिए। ये है उत्खंड, भ्रंश और द्रोणिका, जो ये दोनों का जो निर्माण हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया भ्रंशोत पर्वत तक। अब हम देखते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। किसके? ज्वालामुखी पर्वत के दो उदाहरण यहाँ ने इन्होंने बताया। एक अफ्रीका में है जिसका नाम है आपका माउंट किलिमंजारो, और दूसरा है आपका जापान में, उसका नाम है आपका फ्यूजियामा। इस तरह की पर्वत का उदाहरण इन्होंने बताया है। आगे है आपका पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहाकार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पानी बिजली, मतलब जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है, उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। इस बात को भी नहीं भूलना है। आगे है आपका सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। किसके लिए? तो सैलानियों के लिए। तो वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल, जैसे अब जिस इनके खेलों का भी कुछ नाम इन्होंने दिया है उसे भी आप देख लीजिए। उसके बाद मैं दूसरा पार्ट लेकर के उपस्थित होऊंगा जिसका नाम होगा पठार। तो यहाँ पर खेल जो है उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। एक का नाम है आपका पैराग्लाइडिंग, दूसरा है आपका हैंग ग्लाइडिंग, तीसरा है आपका रिवर राफ्टिंग, उसके बाद है कि स्निंग। पर्वतों के प्रचलित खेल हैं ये। कितने खेल इन्होंने बता दिया? 1, 2 और 3। इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल जाते हैं? तो अब इसका नाम भी आपको लिखना होगा, जैसे कि इन खेलों के नाम बताइए जो ये खेल रहे हैं, इसका नाम, ये किस तरह का खेल है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी पर्वत इस तरह का होता है। उसके बाद ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है वो भी इन्होंने दिखा दिया है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। सबसे ऊपर है ज्वालामुखी राख और गैस जो मतलब उसमें से निकला है। तो सबसे पहले देखिए किनारों से निकलती, यहाँ पर देखिए चट्टानें लावा कहलाती हैं। पिघलती चट्टानें जो है वो लावा कहलाती हैं। और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा के परतों के जमने से होता है, इसे भी नहीं भूलना है। अब ऊपर ये यहाँ से सीधी लकीरें देखिए, यहाँ से अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण होता है। यदि बहुत दाब जब पड़ता है, जब भूकंप भी इसी से आता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये लावा बम है ये भी, और ज्वालामुखी राख, उसके बाद गैस यहाँ से देखिए बाहर निकला हुआ है,
पृथ्वी को फाड़ कर। इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो आप इन खेलों के नाम को याद कर लेंगे। आगे का जो भाग होगा हमारा वो पठार से होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।